हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये जो लेक्चर होगा ये विज्ञान का होगा, साइंस का, जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम जो टोटल क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं। और जो टोटल 30 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी, ठीक है, 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से लिए गए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, परंतु ये 10वीं लेवल तक के ही क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बहुत अधिक है। ठीक है, तो आप इसे अंत तक जरूर लगाएं। हो सकता है आपको थोड़ा तकलीफ हो मानसिक तौर पर कि ये क्वेश्चन इतने टफ क्यों हैं, हमसे क्यों नहीं बन रहे, परंतु जब तक आप पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ लोगे तब तक ये चीज़ें नहीं बनेगी। ठीक है, फिर भी आप कोशिश करो। और 30 क्वेश्चन अगर हम डेली याद कर लेते हैं तो 120 दिन में समथिंग 3600 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगा। और हर एक क्वेश्चन की मैं इतनी डिटेल आपको इसमें बता देता हूँ कि आपको अदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर 2 बार आप पढ़ भी लेते हैं या सुन लेते तो आपने जितना भी पढ़ रखा है वो रिकॉल होते रहेगा। ठीक है, मतलब हम हर एक क्वेश्चन के जितनी एडिशनल जानकारी होगी वो सारी की सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस यही है कि आप इसे ध्यान से सुने और चीजें समझते चले। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 61वें नंबर का। ठीक है, क्योंकि इससे पहले के जो 2 लेक्चर आए उसमें हमने पहले लेक्चर में 30 क्वेश्चन, दूसरे में 30 और ये तीसरा लेक्चर है तो 61 से हम 90 तक इसमें चलेंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियां के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। देखो, फूलों वाले किसी पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गुलाब का फूल, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ब्रायोफाइलम, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा केला और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो ब्रायोफाइलम होता है। तो ब्रायोफाइलम वाले फूल पौधे के पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो फूलों का अध्ययन होता है, ठीक है, जो फूल होते हैं इनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथ्रोलॉजी कहते हैं। और बीजांड के भीतर क्या होता है, भ्रूण होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62वां हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पता हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो जाएगा, मतलब 62वां क्वेश्चन यहाँ कि रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, तो आपने हमेशा मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ रखी है, परंतु ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला, देखो कि रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन और सोडियम, सेकंड ऑप्शन है कार्बन और हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कार्बन और सोडियम। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये समझना है, ये 9th क्लास की बुक से लिया गया क्वेश्चन है कि जब मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी दी और जिन तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया था, तो इनने हमेशा और हमेशा उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया था जिन तत्वों के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सोडियम, ठीक है, NaOH बनाता है, तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्रिया हो रही है। मतलब इन्होंने हमेशा उन यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया जिनके साथ हाइड्रोजन जुड़ता हो या ऑक्सीजन जुड़ता हो। कौन ने, मेंडलीफ ने। और मेंडलीफ कहाँ के थे, तो ये रूस के थे। ठीक है, याद रखना। और मेंडलीफ की एक आवर्त सारणी थी, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है किस पर आधारित थी, तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63वां हो जाएगा। एक चीज और याद रखना, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 63वां हो जाएगा कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ठीक है, ये जो रिक्त स्थान है, मतलब यहाँ से हो जाएगा कि ध्वनि की पिच इसके खालिस्तान पर निर्भर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो ध्वनि की पिच है वो किस पर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा लय, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आयाम और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो जो ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। और पिच का मतलब ये होता है कि पिच ध्वनि का एक लक्षण होता है। ठीक है, जो ध्वनि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये ध्वनि का एक लक्षण है पिच, जो कि ध्वनि को मोटा है या तीक्ष्ण होगी ये बताता है कौन, आवृत्ति। ठीक है, मतलब जो पिच है वो ये बताती है कि जो ध्वनि मोटी होगी या फिर तीक्ष्ण होगी। जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ते जाता है और तारत्व बढ़ने के कारण तीक्ष्ण लगती है। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे और महिलाओं की पतली आवाज उनकी पिच अधिक होने के कारण होती है। मतलब महिलाओं और बच्चों की जो आवाज की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, और ध्वनि की पिच ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं है। ये याद रखना कि आपकी जो ध्वनि की जो पिच होती है वो तीव्रता से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, और ध्वनि का गुण, ठीक है, मतलब ध्वनि का गुणता
अधिस्वर का निर्भर करती है, ठीक है। और एक चीज और हम बता दें कि जो ध्वनि का जो तीव्रता होती है, ठीक है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसका लक्षण ध्वनि की धीमी और मंद या तीव्र या प्रबल सुनाई देने से है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सुन लो ध्यान से कि ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। ये लाइन चाहो तो 2 बार और सुन लेना, पर इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है यहाँ पर 10वीं क्लास की बुक्स तक का ये, कि H2O2 + Cl2, ठीक है, ये अभिक्रिया हो रही है कौन सी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो H2O2 मतलब इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और क्लोरीन की जब क्रिया होती है तो HCl बनता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ऑक्सीजन बनता है। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो H2O2 यहाँ पर क्या बन गया, HCl बन गया, मतलब हाइड्रोजन कम हो चुके हैं। देखो तो किस रूप में कार्य कर रहा है कौन, H2O2। ये पूछा है तो पहला ऑप्शन है एक क्षारक, सेकंड ऑप्शन है एक अपचायक, थर्ड ऑप्शन है एक अम्ल, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एक आक्सीय कारक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, की जो H2O2 है, ठीक है। H2O2 जिसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, ये एक अवकारक के रूप में कार्य करता है। और अवकारक हम ये बोल सकते हैं कि अवकारक जिसमें क्या होता है कि माइनस चार्ज की क्या होती है, कमी होती जाती है। मतलब यहाँ H2O2 में माइनस अधिक था, यहाँ पर माइनस क्या हो गया, कम हो गया। मतलब हाइड्रोजन पर पहले यहाँ 2 चार्ज थे, अब कितना हो गया, 1। अगर आप केमिस्ट्री की भाषा जानते हैं तो ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ऑक्सीकरण और अवकरण आपको याद रखना है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऋण आवेश की संख्या बढ़ती है, और अवकारण में ऋण आवेश की संख्या की क्या होती है, कमी होती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65वां हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना कि बॉर्डर लाइन तत्व कहते किससे हैं, ठीक है। तो आपने ये इस प्रकार की आवर्त सारणी देख रखी होगी, ठीक है। आवर्त सारणी से आप बिल्कुल इस प्रकार से परिचित होंगे। तो ये आवर्त सारणी हो जाती है, और यहाँ पर इधर आ जाते हैं ए ब्लॉक के तत्व, ठीक है। इन चीज से आप परिचित है। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर इस प्रकार से 2 वर्ग होते हैं, जो पहले ये वाले एस ब्लॉक के होते हैं, यहाँ पर हो जाते हैं बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट, और इधर हो जाते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। ये आपको पता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस पी ब्लॉक के एलिमेंट में यहाँ पर एक क्या होती है, एक रेखा होती है टेढ़ी मेढ़ी, कुछ इस प्रकार की रेखा होती है, जो कि क्या करती है, तो ये रेखा ये धातु इधर क्या होगी, इधर की पूरी हो जाएगी धातु, ठीक है। और इधर जो होगी वो होगी अधातु आवर्त सारणी में। तो ये जो झिकझैक लाइन है जो मैंने ये बना रखी है, ये लाइन क्या करती है, धातु और अधातु को बांटती है। और इसी अधातु में यहाँ पर टोटल आते हैं 7 तत्व, ठीक है। 7 तत्व आते हैं, और 7 तत्व कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 7 तत्व होते हैं, सबसे पहले होता है बोरान, बोरान के बाद आ जाता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आता है जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आ जाता है आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद आ जाता है आर्सेनिक के बाद आ जाता है एंटीमनी आर्सेनिक, फिर आर्सेनिक के बाद आता है टेल्यूरियम Te, और टेल्यूरियम के बाद आ जाता है पोलोनियम, ठीक है। कितने हो गए, 3 और 3 6, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे तत्व बॉर्डर लाइन तत्व होते हैं। तो यहाँ पर देखोगे सिलिकॉन, ठीक है, तो सिलिकॉन है बॉर्डर लाइन तत्व में। बिस्मिथ एक यहाँ बिस्मिथ मैंने नहीं लिखा है, तो एक बिस्मिथ आता है, तो बिस्मिथ भी बॉर्डर लाइन तत्व है। और बिस्मिथ नहीं है बॉर्डर लाइन तत्व, और पोलोनियम है। देखो यहाँ पर, एक मिनट फिर से मैं लिख देता हूँ। बॉर्डर लाइन तत्व देखोगे तो पोलोनियम बॉर्डर लाइन तत्व है, सिलिकॉन बॉर्डर लाइन तत्व है, और बोरान बॉर्डर लाइन तत्व है। तो क्या बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, तो बिस्मथ बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि बॉर्डर लाइन तत्व किनको बोलते हैं, तो ऐसे तत्व जो जिसमें ना ही धातु के गुण होते हैं ना ही अधातु के मतलब बीच के गुण होते हैं, उन्हें बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं। बॉर्डर लाइन तत्वों की संख्या कितनी है, तो 7 है, ठीक है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है। ये हो जाएंगे बॉर्डर लाइन तत्व, और उसमें कौन नहीं आता है, तो बिस्मथ नहीं आता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। और जो बॉर्डर लाइन तत्व है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। आपको याद रखना है कि बॉर्डर लाइन तत्व पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66वां हो जाएगा कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है। तो आपने गति का समीकरण देख रखा होगा, और गति का समीकरण क्या होता है, तो v बराबर, प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर से u प्लस at होता है। ये क्या है, गति का समीकरण। तो ये किनके बीच संबंध बताता है, तो यहाँ पर देखोगे तो v भी वेग है, अंतिम वेग, u भी वेग है, और t क्या है, समय। तो वेग और समय के बीच कौन संबंध बताता है, गति का प्रथम समीकरण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, की जो गति का समीकरण है
वो किसके बीच संबंध बताता है, तो वेग और समय के बीच संबंध बताता है, ये आपको याद रखना। और गति के समीकरण दिए कौन ने थे, तो न्यूटन जी ने दिए थे। और न्यूटन जी की कौन सी पुस्तक में गति के समीकरण है, तो प्रिंसिपिया में, ठीक है, याद रखना, प्रिंसिपिया में गति के तीनों समीकरण लिखे हैं कौन ने, तो यहाँ पर न्यूटन जी ने, ठीक है। और गति के प्रथम समीकरण को, ये प्रथम समीकरण, इसको जड़त्व का नियम या जड़त्व का समीकरण भी कहते हैं, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। और ये प्रथम समीकरण क्या करता है, तो बल की परिभाषा देता है। गति का जो प्रथम समीकरण है बल की परिभाषा देता है, और जो सेकंड समीकरण है वो बल का समीकरण देता है। क्वेश्चन नंबर 67वां हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बायो का, कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, ठीक है, जो यौन प्रजनन होता है उसमें माता पिता का योगदान क्या होता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सभी जीन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा अपने जीन का आधा हिस्सा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अपने जीन का 1/4, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अपने जीन का 3/4 हिस्सा, ठीक है। आपको ये बताना है कि जब यौन प्रजनन में, जब यौन होता है उसके बाद जो प्रजनन होता है, ठीक है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 67वें का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, कि अपने जिन का आधा हिस्सा, मतलब माता के जिन का आधा हिस्सा और पिता के जिन का आधा हिस्सा मिलकर एक नए भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भी चीजें यहाँ पर याद रखना है कि 1905 में जिन शब्द दिया गया था, ठीक है, 1905 में जिन शब्द दिया गया था, कौन सा, जिन शब्द दिया था, और ये दिया था कौन ने, जोहानसन ने। तो जिन शब्द कौन ने दिया था, जोहानसन ने दिया था। जिन शब्द कब दिया था, तो 1905 में। आगे आपको याद रखना कि जो जेनेटिक नाम है, ठीक है, जेनेटिक भी इन्हीं चीजों से संबंधित है, तो जो जेनेटिक नाम है, ये जेनेटिक दिया था डब्ल्यू वाटसन ने, ठीक है, जेनेटिक नाम कौन ने दिया था, डब्ल्यू वाटसन ने दिया था। फिर उसके बाद और याद रखना कि DNA, ठीक है, आपने सुन रखा होगा DNA, ठीक है, DNA एक छोटा खंड जिसकी अनुवांशिक इकाई जीन होती है, ठीक है, DNA की अनुवांशिक इकाई क्या होती है, जीन होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भी चीजें याद रखना है कि गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ, जो गुणसूत्र होते हैं उनमें जो पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, तो जीनोम कहते हैं, ठीक है, गुणसूत्र में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि माता पिता के जो यौन प्रजनन में माता पिता के योगदान होता है, तो अपने जीन का आधा हिस्सा होता है, ठीक है। 1905 में जिन नाम दिया गया था जोहानसन ने, और हमने और इसमें क्या देखा है कि जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स कौन ने, डब्ल्यू वाटसन ने जेनेटिक्स नाम दिया था। DNA किसके, DNA का सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो जीन है, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना। हो सकता है आपको ज्यादा चीजें यहाँ पर आ रही है, पर इन सारी चीजों को आपको याद करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, जो 4 कथन दिए हैं इनमें से कौन सा कथन है जो प्रयोग करने के लिए गलत होगा, ठीक है, मतलब वो ऐसा हो नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर एक तत्व का 1 मोल, ठीक है। अगर हम तत्व की बात करें तो जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो पीरियोडिक टेबल के अंतर जितने एलिमेंट है ये सब के सब क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो एक तत्व का 1 मोल होता है, ये बिल्कुल सही है। 10वीं क्लास की पुस्तक अगर आप 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे तो वहां मोल की परिकल्पना और ये सारी चीजें दे रखी है। तो पहला बिल्कुल सही है कि एक तत्व का 1 मोल होता है। सेकंड ऑप्शन है कि एक यौगिक का 1 मोल होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, एक यौगिक का 1 मोल ले सकते हैं, जिनमें टोटल अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 6.022 × 10⁻23, ठीक है, कितना होता है 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं किसमें, एक तत्व के 1 मोल में या फिर एक यौगिक के 1 मोल में इतने टोटल अणु होते हैं। इसको एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है 6.022 × 10⁻23 एक एवोगैड्रो संख्या है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि एक तत्व का 1 परमाणु, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो तत्व है, अगर मैं मान लो हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। मतलब इसने क्या गलत है, वह परिकल्पना पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने पर क्या होगा, गलत होगा, वो पूछा था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई एक यौगिक है, मान लो H2O ये पानी है और ये क्या है, एक यौगिक है, तो इस यौगिक का कभी भी एक अणु हो सकता है, ठीक है, यौगिक का एक अणु हो सकता है पर परमाणु नहीं हो सकता। परमाणु एक सूक्ष्मतम इकाई होती है, वो तत्व की होती है, ना कि एक यौगिक की। तो यौगिक का एक अणु कभी भी संभव नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पर गलत कथन पूछा था और गलत होगा कौन सा, 4th नंबर का,
ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि अपना एक और चैनल है स्टडी वायर, जैसे यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है यही स्टडी वायर, पर साथ में क्या लगता है, मैथ्स लगता है। और जिन लोगों का मैथ्स अगर थोड़ा सा वीक है या आप चाह रहे हैं कि मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो, तो आप स्टडी वायर मैथ्स का जो नाम से चैनल है उस पर आप जरूर विजिट करें। वहाँ पर आपको मैथ्स के काफ़ी लेक्चर मिल जाएंगे और जो भी कॉन्सेप्ट मिलेगा वो हाई लेवल तक मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो हम इस चैनल पर करा रहे हैं वो सारा का सारा हमारे एमपी के एग्जाम से और एमपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। मतलब हम जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। चाहो तो आप कोई भी टीचर से अगर पढ़ रहे होंगे तो हमारा कंटेंट उनका मैच कर सकते हैं, आपको बेहतर ही चीज़ें मिलेगी। प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो हर चीज़ें बनेगी भी, ठीक है। और साइंस के क्वेश्चन आप रेगुलर लगाओ, रात को 9 बजे ये लेक्चर आता है, 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है। तो पहला ऑप्शन है खमीर, सेकंड ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, थर्ड ऑप्शन है प्लेनेरिया और फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रा, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो कि क्या करता है, मतलब प्रजनन तो करता है पर उसमें मुकुलन और पुनर्जनन और मुकुलन दोनों की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। किसमें होता है, हाइड्रा में। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हाइड्रा है इसमें पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, ठीक है। मतलब हो सकता है या होता है। हाइड्रा है ये किस समूह का है, आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ये सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाइड्रा किसके अंतर्गत आता है, तो सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है। और जो सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत के जो प्राणी होते हैं वे द्विस्तरीय होते हैं। कितने स्तरीय होते हैं, तो द्विस्तरीय होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आगे ये याद रखना है कि जो सिलेंट्रेटा संघ के सिर जो जीव होते हैं, ठीक है, सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत कौन आ रहा है, हाइड्रा। और सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनमें सिर और गूदा नहीं होता है, ठीक है। सिलेंट्रेटा संघ के जो जीव होते हैं उसमें सिर और गूदा नहीं होता। और सिलेंट्रेटा संघ के लार्वा जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ कि सिलेंट्रेटा संघ का जो लार्वा होता है उसे प्लेनुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्लेनुला कहा जाता है सिलेंट्रेटा संघ के किसको, तो लार्वा को, ठीक है। ये याद रखना है। और इसमें पाचन गुहा थैली होती है, ठीक है। ये चीजें याद रखना है। स्पेशली क्वेश्चन क्या था हमारा कि पुनर्जनन और मुकुलन दोनों प्रजनन कर सकते हैं कौन, तो हाइड्रा, ठीक है। ये आपको याद रखना, अदर जानकारी आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। क्योंकि जो चीजें मैं बता रहा हूँ इनसे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, सारा का सारा एनसीईआरटी का ही कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 70वां हो जाएगा यहाँ की गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब एक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो गोलाकार दर्पण का प्रतिबिंब, तो हम ये देख लो सबसे पहले कि गोलाकार दर्पण का प्रतिबिंब के सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार का होता है गोलाकार दर्पण, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं अवतल दर्पण बना लिया हमने। और यहां पर जो ये केंद्र होता है इसे हम कहते क्या है, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर, ठीक है। ये अवतल दर्पण है और ये वाला जो पॉइंट होता है उसे कहा जाता है ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और त्रिज्या की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार की त्रिज्या होती है, एक वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, और यहां पर होती है फोकस दूरी ये, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। तो स्पेशली हमारा जो ये क्वेश्चन था वो आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब एक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, तो पोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71वां हो जाएगा 71वां कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के नियंत्रित करने वाला नियम दिया था, ठीक है। मतलब ये देखो पहला ऑप्शन है चार्ल्स कूलॉम, सेकंड है आर्किमिडीज, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर माइकल फेराडे और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स ड्यूप्ले, ठीक है। तो इनमें से ऐसा कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने आवेश के मध्य, ठीक है, दो आवेश जैसे Q1 और Q2, अगर साइंस बैकग्राउंड से होगा तो आपने पढ़ रखा होगा। तो दो आवेश है, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दिया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। कौन ने दिया था, कूलॉम ने दिया था, ठीक है। तो कूलॉम के नियम आपने पढ़े होंगे कि दो आवेश के मध्य लगने वाला बल जो F है, ठीक है, एक मिनट, दो आवेश के मध्य लगने वाला जो बल है F, वो दोनों जो लगने वाला बल F है दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, मतलब Q1 इंटू Q2, और दोनों आवेश के मध्य जो दूरी होती है, ठीक है, दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि F बराबर से फॉर्मूला बनता है क्या है, तो F बराबर से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला पूरा का पूरा। और ये दिया कौन ने था, तो कूलॉम ने दिया था। और हम ये बोल सकते हैं कि जो समान चार्ज होते हैं, ठीक है, समान चार्ज मतलब प्लस प्लस, अगर दो अलग अलग चार्ज हो गए तो इनमें विकर्षण, और विषम चार्ज के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और आवेश से रिलेटेड कभी कोई चीजें आ जाए तो वो कौन ने करा है, चार्ल्स कूलॉम ने करा है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जो
आवेश का एसआई मात्रक है वो क्या है, कूलॉम होता है। ठीक है, आपको ये भी एक चीज़ याद रखना है कि आवेश, ठीक है, आवेश क्या होता है, सॉरी एक मिनट, जो विद्युत धारा होती है वो हम ये बोल सकते हैं कि कूलॉम अपॉन टी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आई बराबर से क्यू अपॉन टी, कि किसी परिपथ में से आवेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, 10th क्लास की बुक से लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है। तो पहला ऑप्शन हमको क्या दे रखा है कि हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, क्या दिया है, हाइड्रा ऑक्साइड। तो हाइड्रा ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओ एच, सॉरी आयन ही पूछा है ना, तो मैं फॉर्मूला बाद में बताता हूँ पहले। सेकंड ऑप्शन क्या है, नाइट्रेट। थर्ड ऑप्शन है कार्बोनेट और फोर्थ ऑप्शन है अमोनिया। और हमसे पूछा है कि कौन सा धन आयन होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जो अमोनियम होता है वो क्या होता है, धनायन होता है। और इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं किस प्रकार से, तो अमोनियम को हम लिखते हैं NH4+ लिखते हैं, ये धनायन होता है। कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो कार्बोनेट को लिखते हैं CO3 2- लिखते हैं। और नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो नाइट्रेट को लिखते हैं NO3- लिखते हैं। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो OH- होता है। तो ये याद रखना है कि जो हाइड्रोक्साइड है OH- होता है, नाइट्रेट होता है NO3- होता है, कार्बोनेट CO3 2- होता है, और अमोनिया है ये प्लस चार्ज रखता है, NH4+ होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पर आपको अमोनिया से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें याद रखनी है कि 1774 में प्रिस्टले जो थे, प्रिस्टले ने अमोनिया क्लोराइड और लाइम के मिश्रण से अमोनिया गैस बनाई थी। ठीक है, तो 1774 में प्रिस्टले नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमोनिया क्लोराइड और लाइम मिश्रण को मिश्रित करके क्या बनाई थी, अमोनिया गैस बनाई थी। और अमोनिया गैस को हम ये बोल सकते हैं कि क्षारीय वायु कहा जाता है। ठीक है, अमोनिया गैस को क्या कहा जाता है, क्षारीय वायु कहा जाता है। और अमोनिया गैस बनाने की एक विधि होती है, कौन सी, हैबर विधि होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, क्या होती है, हैबर विधि। और एक चीज और याद रखना है कि हम अमोनिया गैस की जो संरचना होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और आकृति होती है पिरामिड, आकृति होती है पिरामिडल। ठीक है, अमोनिया गैस की जो आकृति होती है वो पिरामिडल होती है और संरचना होती है कैसी, टेट्राहेड्रल होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 कि पुरुष, क्वेश्चन नंबर 73वां हो जाएगा कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब भ्रूण का मतलब बच्चे का निर्माण हो रहा होता है, बन रहा होता है बच्चा माता के पेट में, तो उसमें प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रोस्टेट, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वृषण, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वास डेफरेंस, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वीर्य पुटिका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73वें का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, कि सबसे पहले पुरुष प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, तो वृषण होता है। ठीक है, और जो वृषण है यह नर जनन अंग होता है। और वृषण शरीर के बाहर, ठीक है, जो वृषण होते हैं वो शरीर के बाहर स्क्रोहल कोश में स्थित होते हैं। और इसके अंतर्गत अंतराली सेलों और लीडिंग सेलों से नर हार्मोन स्त्रावित होता है। और नर हार्मोन को हम बोलते क्या है, तो जो नर हार्मोन होता है वो होता है एंड्रोजन। ठीक है, क्या होता है, एंड्रोजन होता है। और सबसे प्रमुख एंड्रोजन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, सबसे प्रमुख एंड्रोजन। तो एंड्रोजन हार्मोन किससे रिलेटेड है, तो नर हार्मोन है। और सबसे पहला, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सबसे प्रमुख एंड्रोजन कौन सा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74वां जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्ट हमने इसका आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 75वां यहाँ पर हो जाएगा कि यदि घोल, ठीक है, देखो ये अगर आपने अच्छे से रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रखी होगी 9th या 10th की बुक में, समथिंग मिलेगा आपको 10th की बुक में। ठीक है, यदि घोल में धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि धातु A क्या कर रही है, B को प्रतिस्थापित कर दे रही है। ठीक है, मतलब B को हटा दे रही है, कौन, A। ठीक है, करती है, तो धातु A क्या होगी, तो पहला ऑप्शन है A की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील। तो बिल्कुल धातु A क्या होगी, अधिक अभिक्रियाशील होगी, किससे, B से, तब ही B को क्या करेगी, हटाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट की बुक में आपको मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया।
कौन सा हिस्सा है जिसमें क्या होता है, विचारों का संग्रहण होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेरिबीलम, सेकंड ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, थर्ड ऑप्शन है अनुमस्तिष्क और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि जो अग्र मस्तिष्क होता है, मानव का जो अग्र मस्तिष्क होता है वो विचारों का वहाँ पर क्या होता है, संग्रहण होता है। और हम ये बोल सकते हैं कि जो मानव मस्तिष्क होते हैं उसके टोटल 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो पहला भाग को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, सेकंड भाग हो जाता है कौन सा, हमारा मध्य मस्तिष्क, और थर्ड भाग यहाँ पर हो जाता है कौन सा, पश्चिम मस्तिष्क हो जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे और चीज़ें याद रखना कि अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क या डाईएनसेफ्लॉन कहते हैं। ठीक है, जो अग्र मस्तिष्क होता है इसको बोलते हैं हम क्या, प्रमस्तिष्क या फिर डाईएनसेफ्लॉन भी कहते हैं। और प्रमस्तिष्क मतलब जो अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो अग्र मस्तिष्क होता है। और अग्र मस्तिष्क में ही क्या होता है, चिंतन, स्मरण, प्रेरणा, प्रेम, घृणा, भय और कूट आदि का केंद्र होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79वां। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79वां हो जाएगा कि जब मैग्नीशियम की रिबिन हवा से जलाया जाता है। ठीक है, जब मैग्नीशियम की रिबिन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पादित होता है। अगर आपने 10th की NCERT पढ़ रखी है तो पहला चैप्टर पहली लाइन, ठीक है, पहला चैप्टर पहली लाइन का ही ये क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबिन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबिन मीन्स हो जाएगा क्या, Mg। मैग्नीशियम रिबिन को जब जलाते हैं तो क्या यौगिक बनता है, तो मैग्नीशियम रिबिन को जब जलाते हैं तो Mg+O2 से बनता है क्या है, Mg। ठीक है, MgO बनता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसलिए NCERT पढ़ो, वहीं से ही सारे क्वेश्चन बनने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80वां हो जाएगा कि महासागरों में मौजूद शैवाल। ठीक है, महासागर में जो शैवाल मौजूद होते हैं, विशाल मात्रा किसका अंतरहीन स्रोत उत्पन्न करती है। हम ये बोल सकते हैं कि महासागर में जो बहुत विशालकाय मात्रा में शैवाल स्थित है वह किसका उत्पादन करती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मेथेन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा महासागर तापीय ऊर्जा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सागर लहर ऊर्जा। ठीक है, तो 80वें का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। मीथेन का निर्माण करती है कौन, तो महासागर में जो अत्यधिक मात्रा में शैवाल है, ठीक है, वह किसका निर्माण करती है, तो मीथेन का। और मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो CH4 हो जाता है। ठीक है, और जो मेथेन है वो एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य, ये याद रखना कि एल्केन। ठीक है, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है, तो मेथेन है। और मेथेन को मार्स गैस कहा जाता है। कौन सी गैस कहा जाता है, तो मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना कि लेब में अगर मेथेन बनाना हो तो लेब में जब मेथेन बनाना हो तो सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनती है, मेथेन बनती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेथेन की जो आकृति होती है वह समचतुष्फल की होती है। मेथेन की आकृति कैसी होती है, तो समचतुष्फल की होती है। ठीक है, और यहाँ शैवाल की बात हो रही है तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और जो शैवाल होते हैं पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। जो शैवाल है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी पर, और ये मेथेन का निर्माण भी करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है और कोशिश करो कि हर लेक्चर को 2 बार आप जरूर देखो, स्पेशली साइंस के। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें याद होते रहेगी और रिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, और इससे बेटर कंडीशन आपको शायद कोई भी प्रैक्टिस सेट में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, न्यूटन द्वारा गणितीय, ठीक है, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। तो जो न्यूटन जी फिजिक्स में उन्होंने गति के समीकरण दिए वो चीज़ तो अलग है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण दिया वो अलग चीज़ है, परंतु उन्होंने क्या करा, गणित की एक शाखा में भी एक अपना अच्छा खासा योगदान दिया है। तो किस शाखा में, गणित की शाखा में न्यूटन जी ने योगदान दिया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा तर्क, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ज्यामिति, थर्ड ऑप्शन है गणना और फोर्थ ऑप्शन है बीजगणित। ठीक है, तो जो न्यूटन जी ने अपना योगदान गणित के क्षेत्र में दिया था तो वो दिया था उन्होंने गणना में। ठीक है, गणना में मतलब कैलकुलस, नाम सुना होगा आपने इंग्लिश में कैलकुलस। तो कैलकुलस के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो न्यूटन जी को कहा जाता है। और गणना के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो न्यूटन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। ठीक है, जो मिश्र धातु होती है वो किसका एक उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विविध मिश्रण, सेकंड है पायस, थर्ड ऑप्शन है ठोस विलयन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कोलाइड विलयन। तो देखो मिश्र धातु की बात हो रही है और धातु ठोस होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठोस विलयन का उदाहरण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 83। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 के निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम और हीलियम। ठीक है, तो नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, लिथियम को Li से रिप्रेजेंट करते हैं और हीलियम को He से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि परमाणु द्रव्यमान सबसे कम किसका होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान भी कितना होता है, 1 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 14 होता है।
लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार कितना होता है तो 7। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार कितना होता है तो 4 होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1 और सबसे कम पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी है उसे याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से बार बार पढ़ोगे सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा कि विद्युत आवेश की इकाई है, ठीक है। जो विद्युत आवेश है उसकी इकाई क्या होती है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वोल्ट, सेकंड है एम्पियर, थर्ड है कूलम और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ओम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि जो विद्युत आवेश होता है उसकी इकाई क्या होती है तो कूलम होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो वोल्ट दे रखा है, ठीक है, वोल्ट तो ये विद्युत विभव की इकाई है, तो विद्युत विभव की इकाई क्या हो जाएगी वोल्ट। एम्पियर है ये विद्युत धारा की इकाई है और ओम किसकी है तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। तो क्वेश्चन हमारा विद्युत आवेश की इकाई क्या है तो कूलम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। मैंने इससे पहले भी बोला है कि जब भी विद्युत आवेश की बात करें तो कूलम आंसर लगा देना है, ठीक है, आंख बंद करके, हमेशा क्वेश्चन सही ही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। एक ये रासायनिक अभिक्रिया से है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न क्या करता है। तो जब तापीय अभिक्रिया होती है और अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है ये हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है N2 और H2O, सेकंड ऑप्शन है N2O और H2O, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा NH3 और NO और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा NH3 और NO, ठीक है। तो 85वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, कि जब अमोनियम नाइट्रेट का तापीय अपघटन होता है तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 86वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर चमत्कार वस्तु है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जुगनू चमकता है, जलती हुई मोमबत्ती चमकती है और जगमगाता बल्ब भी चमकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि उसने क्या बोला कि गैर चमकदार मतलब जो चमकती नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, ठीक है, मतलब अपने खुद की ज्वाला तीनों में होती है पर चांदी में नहीं होती। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमें गलत छांटना है, ना कि सही, मतलब सही पता होगा तो गलत आपको मिल ही जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके क्या होता है आकार निश्चित होता है। पर सेकंड पढ़ लो, ठोस पदार्थों का आयन निश्चित होता है, बिल्कुल सही है। आयतन निश्चित होता है, कन्फर्म है, आपके आसपास जो भी ठोस वस्तु रखी होगी, आपका फोन रखा होगा, मोबाइल, उसका आयतन निश्चित है। ठोस पदार्थ कठोर होता है, आपका मोबाइल कठोर होगा बिल्कुल। और ठोस पदार्थ लगभग असंपीडन होता है, मतलब आप अगर अपने मोबाइल को जोर से दबाओगे तो संपीड़ित हो पाएगा क्या, नहीं, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल सही है, पर गलत पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88वां हो जाएगा कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर करने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से कितना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पृथ्वी हो गई और चंद्रमा ऐसा करके ऐसा घूमते घूमते वापस से यहीं पहुंच जाएगा। तो हम इतना जानते हैं कि जो कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर से F/d होता है, ठीक है। पर डिस्प्लेस D मतलब होता है क्या विस्थापन, परंतु जहां चंद्रमा था वापस फिर से चंद्रमा वही आ गया, तो D का मान क्या हो गया 0, तो कार्य क्या हुआ 0 हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89वां हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आपको ये टफ लग सकता है, ठीक है, पर मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, बाकी आप इसे कर लेना, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड के 2.08 ग्राम और अति तनु H2SO4 के जलीय विलयन का मिश्रण करने पर निर्मित होने वाला BaSO4 की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा कैलकुलस है और इस स्क्रीन पर यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर पाना डेंजर होगा, इसलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90वां हो जाएगा कि वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अवतल दर्पण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। और इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।